नाज़रीन जी, आज बुनियादी तौर पे तौफीक भट्ट साहब पार्टी के दरीना साथी हैं, एमपी है हमारे। इनके भाई साहब की फौतगी पे इजहार ताज़ियत के लिए और फातिहा के लिए हाज़िर हुए थे। अल्लाह ताला मरहूम को ग़रीक़ रहमत करे और करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो गुजरांवाला में आकर इस बात का ज़्यादा एहसास हुआ कि जो एक मुल्क दुश्मन बयानिया है और एक रियासत के ख़िलाफ़ जो एक बगावत का बयानिया है, उसकी कमर हमेशा की तरह गुजरांवाला ने तोड़ी है। और उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि जब 2014 में इमरान नियाज़ी साहब इस्लामाबाद रवाना थे और धरना देने जा रहे थे, तो रात जब उनका गुजरांवाला क़याम हुआ, सुबह उन्होंने उठ के देखा तो पीछे चंद गाड़ियों के अलावा और चंद लोगों के अलावा बचा कुछ नहीं था। और बाकी कसर फिर जब शहर से गुज़रे उसमें निकल गई। ये गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का किला है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये गढ़ समझा जाता है। और इस दफ़ा भी गुजरांवाला ने अपनी रिवायत कायम की है और जारी रखी है कि जो खान साहब ने स्टेडियम के अंदर जलसा किया, आप अगर इसका पीडीएम के जलसे के साथ या मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो गालिबन 2011 का जलसा था उससे मुवाजना करें तो स्टैंड भी खाली थे और ग्राउंड में भी लोगों की तादाद इस दफ़ा कम थी। और देखिए, महंगाई है, मईशत के मसाइल हैं, जो पिछली हुकूमत के दिए हुए मसाइल हैं। हम तो महंगाई को 4% पे छोड़ के गए थे, और जब हमने ये हुकूमत ली है और ये मलबा इमरान नियाज़ी साहब का गिराया हुआ उठाया है, तो ये उन्हीं की वजह से जो उन्होंने IMF का मुआहदा ताख़ीर का शिकार किया और बिलों में जो इजाफा होना था वो नहीं करके गए और IMF के मुआहदे से इनहराफ किया, वो मलबा में उठाना पड़ रहा है। मगर हमने सियासत नहीं चमकाई, हमने रियासत बचाई है। जिन्होंने सियासत को तरजीह दी रियासत के ऊपर, उनके फ़ौज मुखालिफ और अदलिया मुखालिफ बयानिए की वजह से अवाम की तादाद उनके जलसों में कम से कमतर होती जा रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉपुलैरिटी खोते जा रहे हैं, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदालतों के ख़िलाफ़ इस बयानिए को पसंद नहीं करते। और जो सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के अलकाबात से नवाजा जाता है, एक बद तहज़ीबी का तूफ़ान बरपा है, उससे भी लोग तंग हैं कि इस मुश्किल दौर में जब आपने 4.5 साल कोई एक ईंट नहीं लगाई, कोई एक काम नहीं किया, इस गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में कोई एक बड़ा मंसूबा आपने नहीं लगाया। जितने मंसूबे हैं पुराने हैं। आप अजीज़ क्रॉस को देख लें, आप मेडिकल कॉलेज का ये मंसूबा चल रहा है, आप उसको देख लें, आप ये जो सड़क बन रही है लद्देवाला वड़ाइच तक आगे और आगे तक, उसको देख लें। तो ये पिछले 4-4.5 साल में किया क्या है? कौम का वक्त ज़ाया किया, IMF के मुआहदे से इनहराफ किया, और अब पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल किया जा रहा है इस रियासत मुखालिफ बयानिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और उसमें IMF वाला जो लेटर था, कुछ फ़र्शनास अफसर मौजूद हैं चीफ सेक्रेटरी की शक्ल में, सेक्रेटरी ख़जाना की शक्ल में, जिन्होंने वो ख़त लिखने से इनकार कर दिया। अब उनका भी तबादला सुनने में आ रहा है कि उनको भी वफाकी हुकूमत के सपुर्द उनकी सर्विसेज की जा रही हैं। तो ये शहबाज गिल को जेल से हैंड ओवर ना करना, IMF को यहाँ से लेटर लिख देना, ये सारे मामलात जो है ये इसी की निशानदही करते हैं कि पंजाब में जो हुकूमत है ये रियासत मुखालिफ हुकूमत है। ये पंजाब हुकूमत के वसाइल को रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रही है वो पंजाब हुकूमत ही उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा देर चलने वाली हुकूमत नहीं है। जब 197 वोटों वाले हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं रही, तो फिर 186 वोटों वाले परवेज़ राय की हुकूमत किस तरह कायम रह सकती है? इसमें कानूनी रास्ता भी मौजूद है कि जो 25 लोग हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वोट डालने की पादाश में डी-सीट हुए, उनको सज़ा इस बात की मिली कि उन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वोट डाला था। अब जब वोट डाला है और वोट डालने की सज़ा दी गई है, तो वो वोट गिनती में शुमार क्यों नहीं किया गया? सज़ा तो इस बात की थी कि वोट डाला है, तो फिर वोट शुमार भी किया जाता। ये नहीं हो सकता कि 10 वोट चौधरी शुजात कहे कि ये नहीं डलने, वो डल जाए, और दूसरी तरफ जो 25 वोट हैं जो डले हैं
وہ گنتی میں شمار نہ کیے جائیں. اگر وہ 10 ووٹ شمار کیے گئے ہیں تو یہ 25 ووٹ بھی شمار کیے جانے چاہیے. اور میں یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ میں ہمارا ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ زیر التوا ہے، اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اس کو سنا جائے اور ان 25 ووٹوں کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کیا جائے. ہمارے ایم پی اے سے بھی رابطے ہیں، کیونکہ پنجاب کابینہ کی تشکیل کے بعد بہت تذبذب پایا جاتا ہے، بہت انتشار پایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا. کاف لیگ کے بہت سارے اراکین ناراض ہیں کہ وزارت اعلیٰ تو پرویز الہی صاحب نے لے لی اور ایک بھی شخص کاف لیگ کا اس کو وزیر نہیں بنایا گیا. یہ بہت سارے معاملات ہیں. اور دیکھیے، جس دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ پرویز الہی صاحب کو کہا جائے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اعتماد کے ووٹ کے لیے 186 اراکین کی حمایت درکار ہے. اب اس میں سے ایک شخص بھی اگر غیر حاضر ہوا، 185 ووٹ والے کو اعتماد کا ووٹ نہیں مل سکتا. اور اگر یہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے سیلاب میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا. میں پورے سیلاب زدہ علاقوں سے ہو کے آیا ہوں، توسا سے لے کے کوٹ چھٹا سے لے کے جام پور سے لے کے فاضل پور سے لے کے راجن پور سے لے کے رجحان مزاری تک. میں نے کئی سو کلومیٹر یہ سفر طے کیا ہے، ایک ایک بستی ایک ایک قصبے میں گیا ہوں. مجھے تو کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی افسر، کوئی امدادی کارروائیوں میں سرگرم ان کا رکن نظر نہیں آیا. تو یہ سیلاب میں بھی امداد نہیں کر رہے. ادویات کی شارٹیج ہے، اس میں بھی کچھ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. ہمارے دور میں آٹے پہ 200 ارب کی سبسڈی تھی، آٹا ہر کسی کو میسر تھا اور وافر میسر تھا. آٹے کے مسائل ہیں، ادویات کے مسائل ہیں. سیلاب میں آپ بالکل غائب ہیں. سارا دن بیٹھ کے اپنے من پسند لوگوں میں آپ فنڈز بانٹتے ہیں اور اس میں ٹھیکہ رکھتے ہیں. سارا دن بیٹھ کے وزیر اعلیٰ صاحب تو دفتر آتے نہیں، مونس الہی صاحب دفتر چلاتے ہیں اور وہاں پہ کرپشن کا بازار سرگرم ہے. اب گجرات کو ڈویژن بنایا گیا، حافظ آباد کو ساتھ لگایا گیا، حالانکہ حافظ آباد کی مسافت گجرانوالہ سے قریب ہے، گجرات سے دور ہے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جہاں پہ ڈویژنل کمپلیکس بننا ہے اس کے ارد گرد زمین خرید لی ہے کہ جیسے ہی وہ کمپلیکس بنے گا زمین کی قیمت اوپر جائے گی اور اس کو بیچ کے اربوں روپیہ کمایا جائے گا. تو سارا دن ذاتی جیب بھرنے کی ترکیبیں ہیں، منصوبے ہیں، اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صوبائی حکومت کا اب کوئی جواز نہیں رہا. ایک طرف یہ بالکل نااہل ہیں، نالائق ہیں اور بزدار کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور دوسری طرف یہ ریاست اور فوج مخالف بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں. تو ان کا اب حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس میں مزید کوشش بھی کریں گے اور ان کو مزید بے نقاب کریں گے. اچھا سر، میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے تنقید کی پنجاب حکومت پہ، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کے لیے جو بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں کاف لیگ کے ساتھ مسلم لیگ نون کے، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ کاف لیگ اور نون لیگ مل کے حکومت بنانے جا رہی ہے پنجاب میں؟ دیکھیے، چودھری شجاعت حسین صاحب نے وزارت اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے یہ پیشکش پرویز الہی صاحب کو کی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ عمران خان کے امیدوار بنیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ باقی تمام جماعتیں اکٹھی ہوں اور وہ ان جماعتوں کے امیدوار بن جائیں. مگر اس وقت کوئی بیک ڈور رابطہ میرے علم میں نہیں ہے اور کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہوا. مگر پرویز الہی صاحب پریشان ضرور ہیں، کیونکہ ایک طرف عمران نیازی صاحب کی وفاداری میں ان کے صاحبزادے بہت آگے چلے گئے ہیں، اور دوسری طرف اداروں کی مخالفت میں عمران نیازی صاحب بہت آگے چلے گئے ہیں. تب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو پیچھے کھینچنا ہے اور کس کو آگے کرنا ہے. سر جی، بہت سے اچھا ایسے سر، آپ یہ بتائیں کہ میڈیم کا امداد نہیں پہنچ رہی اب تک، جو ہے حکومت کو کتنی امداد کٹھی ہو چکی ہے اب تک، یہ کوئی فگر وغیرہ بھی بتا دیں. اور بہت سے ایسے علاقے ہیں ابھی بھی لوگ جو ہیں بیٹھے ہیں وہاں پر بے یار و مددگار. دیکھیے، ایک تو سیلاب کا جو میگنیٹیوڈ ہے، جو سیلاب کی تباہی ہے، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، پنجاب. دیکھیے، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں، 2 صوبوں میں اور 2 یونٹس میں عمران نیازی صاحب کی حکومت ہے. مگر شہباز شریف صاحب ہر صوبے میں جا رہے ہیں، امدادی سامان بھی لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے. اس میں یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے تحت لاکھوں راشن کے بیگ دیے گئے ہیں، خیمے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، یو این کے سیکرٹری جنرل کو دورہ کرایا گیا ہے، انٹرنیشنل جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو دورے کرائے جا رہے ہیں، جو بین الاقوامی ادارے ہیں فلاح و بہبود کے ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں. تو
तो देखिए इसमें हुकूमत कई 100 अरब रुपया लगा चुकी है और लगा रही है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहाली का काम आसान नहीं होगा, और कोशिश है कि आखिरी जो मुतासरा शख्स है उसको भी जो है वो अपने घर में बहाल किया जाए। इसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ, डोनर एजेंसीज़ के साथ हुकूमत मिल के काम करेगी, सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के काम करेगी। और आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर बलूचिस्तान में मौजूद हैं, चेयरमैन NDA में उनके साथ हैं। तो ये इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखिए जो फसलें तबाह हुई हैं, कपास की, चावलों की, गन्ने की, उसमें बहुत नुकसान हुआ है, तो उसमें किसानों को भी रिलीफ देने के हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है। अच्छा सर, PDM की सर हुकूमत चल रही है सर PDM की जो कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, क्या समझते हैं सियासतदानों को इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए? ये बिल्कुल करना चाहिए। देखिए ये एक ऐसा मामला है जिससे एक इदारे की साख का मामला है, पाकिस्तान की सालमियत इससे लिंक्ड है। तो अगर इस पे आप सियासत करेंगे और एक हसास मामले को अपनी सियासत चमकाने के लिए मुतनाज़ा बनाएंगे, इससे अफसोसनाक बात और कोई नहीं हो सकती। और इमरान नियाज़ी साहब को इक़्तिदार की दूरी ने बहुत ठेस और सदमा पहुंचाया है, और वो उस ठेस और सदमे की बिना पे अब ऑल फॉल जो है वो जलसों में बोलना शुरू कर देते हैं, और उनको समझ नहीं आती कि वो किस मौजू पे बात कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं। मेरा तो अपना ये ख्याल है कि एक पंजाब में उन्होंने जो चोर बाजारी की, जो करप्शन की, फरागोगी आज भी दुबई बैठी है, पाकिस्तान से कासिर है। पंजाब हुकूमत ने उसके केसेस बंद किए हैं, एंटी करप्शन के 3 डायरेक्टर जनरल्स के तबादले किए गए हैं, शीरी मज़ारी साहिबा का केस बंद किया गया है। तो ये जो फॉरेन फंडिंग है, ये जो तोशा खाना है, ये जो गोगी की करप्शन है, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बेनकाब होगी। मगर इमरान खान साहब उस चोरी को छुपाने के लिए जलसों में लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अच्छा सर, PDM के जो सरबराह हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम आज तक एक्सटेंशन देते आ रहे हैं, तो हमें क्यों एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती? तो असम्बली की जो एक्सटेंशन का मामला, ये हमारे आइन में तो नहीं है, तो क्या हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है वो आइन में कोई तरमीम करने जा रही है असम्बली की एक्सटेंशन के लिए? देखिए ऐसी कोई तजवीज़ फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं है। इसमें कोई PDM का इजलास होगा और PDM के सरबराह इस मौजू पे कोई आगे गुफ्तगू करना चाहेंगे तो फिर इस मामले को देखा जाएगा, मगर फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ आइनी तरमीम की ज़ेर गौर नहीं है। साहब जी, आपने अकोमोडेट का सवाल किया है भी जो पार्टी PDM कुछ कारकुन है जो MP है जिनको अकोमोडेट नहीं किया, क्या आपने वफाक में सबको अकोमोडेट कर दिया है? अगर अकोमोडेट नहीं किया, क्या वो पार्टी छोड़कर इस तरह दूसरी पार्टियों में जाते रहेंगे? ये सियासी रवायत ठीक है? देखिए बात यह है कि हमने तो इतना अकोमोडेट किया कि हमारे पे तनकीद हो रही है कि काबीना आपने बहुत बड़ी बना दी है। तो ये मखलूत हुकूमतें जो होती हैं, इसमें हर आपकी इत्तेहादी जमात का ये हक़ होता है कि इक़्तिदार में हिस्सा बक़दर जुस्सा उसको दिया जाए। अब जब पंजाब में एक गैर फितरी तरीके से एक हुकूमत बनाई गई है, परवेज़ इलाही साहब नैपियों की बात कर रहे थे और नैपियों की बात के बाद फ़ौरन वज़ारत आला कबूल कर ली, और नैपियों की बात सिर्फ नैपियों तक नहीं रही। वो खातून एंकर को देख के मेरा ख्याल है शायद जज्बात में वो नैपी शैपी कर गए, मगर बात ये है कि जब हम उनके पास वज़ारत आला की पेशकश लेके गए थे, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआए खैर कही, कलाम पढ़ा गया, उसके बाद अपनी बात से फिर जाना, और उसके बाद ऐसी हुकूमत बनाना कि जिसका कोई जवाज़ नहीं है, लोग अकोमोडेट नहीं हो रहे। और मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों की अकोमोडेशन का मामला नहीं है, सिर्फ ये उस महरूमी का मामला है कि फ़ंड्स की जो बंदर बांट है वो भी चंद लोगों में की जा रही है। गुजरात में 800 नौकरियाँ तकसीम करने जा रहे हैं, तो उनको आदत है कि वो पंजाब असम्बली हो, वो पंजाब की हुकूमत हो, उसको ज़िला काउंसिल के लेवल पे चलाते हैं कि 800 बंदा भर्ती कर लो, इनू 2 करोड़ रुपया दे दो, इनू 4 करोड़ रुपया दे दो। ये जो बंदर बांट बिला इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं लोगों के साथ, और ये बंदर बांट कर रहे हैं फ़ंड्स की पसंद नापसंद पे। जब ऐसा मामला होगा, एहसास महरूमी बढ़ेगी और ये लोग जमात छोड़ने पर मजबूर होंगे। अच्छा भाई, PD के दौर में आपने महंगाई का लॉन्ग मार्च किया था, उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा महंगाई लगती थी, हालांकि आवाम सड़कों पर नहीं थी। अब ओवर बिल्डिंग के खिलाफ आए रोज एहतजाज हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि आम इंतखाबात में जो एहतजाज है, ये महंगाई है, ये नून लीग के खिलाफ जो है ये असरअंदाज होगी? देखिए हम छोड़ के गए थे महंगाई 4% पे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मईशत का पहिया चल रहा था, लाहौर से कराची मोटरवे बन रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, CPEC चल रहा था, लाहौर सियालकोट मोटरवे बन रही थी, बड़े बड़े मंसूबे बन रहे थे, मईशत का पहिया तेज़ी से घूम रहा था, और जो पैसा था वो मईशत में सर्कुलेट हो रहा था, उसका निचले तबके तक उसका असर जा रहा था, लोगों को मुनाफा हो रहा था,
रियल एस्टेट सेक्टर को मुनाफा हो रहा था, चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से चल रही थी। 4 साल में चोर डाकू कर कर के लोगों को जेलों में फेंक के अफसरान ने काम करना छोड़ दिया, फाइलें साइन करना छोड़ दी, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी। तो जो असरात मईशत पे मनफी मरतब हुए हैं इमरान न्याजी के, आज वही मलबा हमने उठाया है। ये महंगाई हमारी तो नहीं थी, हम तो बहुत सस्ता करके चीज़ों को छोड़ के गए थे। 4 साल में जो तबाही आई है इस झूठे एहतसाब के नारे के पीछे, ये तो कसूर इमरान न्याजी का है और लोग इस बात को समझते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले चंद माह में हालात मज़ीद बेहतर होंगे। IMF का मुआहदा हो चुका और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब की भी एक कोशिश है कि कीमतें भी मज़ीद कम की जाएँ, मईशत को मुस्तहकम किया जाए और आने वाले इलेक्शनों में अवाम को ये बताया जाए कि ये मलबा जो हमने उठाया है और जो रियासत बचाई है, ये अपनी सियासत को दाव पे लगा के बचाई है और एक शख्स ने रियासत को दाव पे लगाया है अपनी सियासत बचाने के। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इन स्विंग जार्ज मारकर सबको फंसा दिया है और इसी सितंबर में हुकूमत के खिलाफ खत्मी लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। कैसे देख रहे हैं आपको सर? देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब हिट विकेट आउट होने वाले हैं, क्योंकि वो इतना घूम रहे हैं विकेट के ऊपर कि शायद विकेटों पे गिर के ही वो आउट हो जाएं। तो बात ये है कि लॉन्ग मार्च करें, सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा तो कर नहीं सकते, जाली कैंप लगते हैं और खाना बांटते हैं। आप देखें कि पका हुए खाने की एक दाल चावल की प्लेट बांटने से क्या होगा। लोगों को राशन दरकार है, लोगों को मच्छरदानियाँ दरकार हैं, लोगों को अद्वियात दरकार हैं, लोगों को खैमे दरकार हैं। आप पके हुए खाने की प्लेटें सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए कर रहे हैं। एक एक जलसे पे 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है जो सैलाब ज़दगान की इमदाद में इस्तेमाल हो सकता था। तो मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि आपकी फिर भी हिम्मत कैसे होती है कि अपनी सियासत बचाने के लिए लॉन्ग मार्च के लिए आप निकल पड़ें। लॉन्ग मार्च के लिए आएँ, इनका भरपूर इस्तकबाल होगा और ये अब मफरूर मुलज़िम हैं और अभी तक तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। बेल ज़रूर करा रहे हैं मगर पेश नहीं हो रहे। तो ये इमरान न्याजी साहब बुनियादी तौर पे एक बुज़दिल आदमी वाक़या हुए हैं, तो इनका लॉन्ग मार्च भी आएगा तो इंशाल्लाह भरपूर इसका मुकाबला। सर, आखिरी सवाल, पंजाब हुकूमत की तब्दीली की खबरें जो है गर्दिश में है। अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ लीग से भी राब्ते में है, चौधरी शुजात से भी राब्ते में है, अगर कोई मुस्लिम लीग नून की डील होती है तो बतौर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ भाई मुस्लिम लीग नून को कबूल होंगे? दूसरा सर सवाल ये है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बयान देना शुरू कर दिए। आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की डील हो चुकी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर पंजाब के हवाले से कोई तब्दीली हुई तो कानूनी नुक्ता यही कहता है कि पिछली हुकूमत बहाल होगी। अगर इनके कुछ MPs टूटते हैं तो हमारे तो उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ साहब ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमरान खान साहब एक बयान देते हैं, उस पर यू टर्न लेते हैं। उनका इदारों पर जो हमले का तसलसल है वो जारी है। अभी तक उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी जिसमें कोई इदारों की तकरीम या ताज़ीम के हवाले से बात की हो। दूसरी तरफ पूरी कौम को इस नारे के पीछे लगा कर कि हम कोई ग़ुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट। बंदा पूछे कि आपसे किसी ने क्या मांगा था जिसके जवाब में आपने एब्सोल्युटली नॉट किया, किसी को नहीं पता। और किसने मांगा था, किस तारीख को मांगा था, किस वक्त मांगा था। अब अमरीकनों से खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और मेरे ये इल्म में आया है कि फवाद चौधरी साहब पिछले एक हफ़्ते में 2 से ज़ायद मुलाकातें कर चुके हैं और एक मुलाकात में उनके अहले खाना भी शामिल थे। अब छुप छुप के जब आप मुलाकातें कर रहे हैं तो कौम को बताएं कि ये जो लोग गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट का स्टिकर लगा के फिर रहे हैं, इसको एब्सोल्युटली येस कर दें। इस पे लगा दें कि एब्सोल्युटली येस, और खान साहब के हैंड्स अप करके तस्वीर लगा दें कि खान ने सरेंडर कर दिया है, खान ने हैंड्स अप कर दिए हैं। तो ये एब्सोल्युटली नॉट का नारा चंद ही माह के अंदर एब्सोल्युटली येस में तब्दील हो गया है और अब पाँव पकड़े जा रहे हैं और जाके घुटनों को हाथ लगाया जा रहा है, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी जा रही है। तो फवाद चौधरी साहब, आप ज़रा तफसीलात पब्लिक करें ना। आप फैमिली को क्यों लेके गए सफारत खाने में? आप अमरीकनों को खुद मिलते। ये कोई तरीका है आपका कि आप फैमिली को साथ लेके जाते हैं? तो ये कोई अजीब सी बात मुझे लगी है कि आप 2 से ज़ायद मुलाकातें आपने इस एक माह के अंदर की हैं और फैमिली को भी साथ ले गए हैं। तो पीछे को बचा कुचा कुंबा उसको भी ले जाएं, जेलम से शिफ्ट हो जाए, सफारत खाने में आप जाके पनाह हासिल कर लें। तो ये पूरी कौम को एक झूठे नारे के पीछे लगा के हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मुतासर करके तो अब पाँव पड़ गए हैं। तो यही इनका मुकद्दर है। इंशाल्लाह ये इसी तरह गिरे रहेंगे और अगले इलेक्शन में हम इनके ऊपर से अल्लाह ताला के फजल से गुजर जाएंगे। बहुत